अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने चैप्टर नंबर 14 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम उन रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को एंजॉय किया होगा और एक एक पॉइंट आपने वहाँ से क्लियर किया होगा। तो इंशाल्लाह फिज़िक्स आपके सामने एक गेम की तरह हम पेश करेंगे। स्टूडेंट 14.8 हम बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आज है कि वाई डज पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ और उसके बाद जो है हम यहाँ पे वो इसकी जो रीडिंग है, वो थ्योरी है, वो देखेंगे। इससे पहले एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं ताकि आपको पता चले कि ये सारे काम हैं हो कैसे रहें। स्टूडेंट, यहाँ पे चाहे हमारा टीवी जो है वो जल भी जाए, हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट रीज़न क्या होती है, आप डिस्टॉर्शन यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, एक बात आप माइंड में रखें कि हमारे पास ये जो टीवी स्क्रीन होती है, इसके ऊपर जो इमेज बनती है वो इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, और जब आप एक मैग्नेट इस स्क्रीन के करीब लाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होते हैं। स्टूडेंट, जो उनकी डिफ्लेक्शन होती है उससे आपके पास, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो वहां से डिफ्लेक्ट हो गए, तो आपके पास जो स्क्रीन है, जो इमेज है, वो क्या हो जाती है, वहां पे डिस्टॉर्टेड हो जाती है, धुंधली हो जाती है, आपको नजर है नहीं आती। तो इसकी रीज़न क्या है, आप खुद मुलाहिजा कीजिए कि जब हम कोई मैग्नेट जो है स्क्रीन के करीब ले आएंगे तो उससे क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगी, और आप अपने आंखों से वो देख रहे हैं मंजर कि डिस्टॉर्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स की कैसे होगी। स्टूडेंट, यहाँ पे हम चूंकि ये एक बड़ा जो है मैग्नेट लेके आए हैं, इस मैग्नेट से हम चेक करेंगे कि दूर से ही जो है वो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगी। वेरी सिंपल स्टूडेंट, कि हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन प्रोजेक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, तो उसके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सर्ट होती है, और वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स आप देख रहे हैं। जब आप कोई मैग्नेट स्क्रीन के करीब लाएंगे तो पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। स्टूडेंट, यहाँ से आपने इस वीडियो को देखा और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये डिस्टॉर्ट होती कैसे। द पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय स्ट्राइकिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ फ्लोरिसेंट स्क्रीन। स्टूडेंट, ये फ्लोरिसेंट का वर्ड हम कैथोड रे में यूज़ करते हैं। इसी चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है, उस पर भी हमारा लेक्चर मौजूद है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। तो जब फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो एक पिक्चर बनती है। स्टूडेंट, जब किसी मैग्नेट को आप टीवी स्क्रीन के करीब लाएंगे तो मैग्नेट उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपनी डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से वो पिक्चर जो है आपके पास है डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। वेरी सिंपल स्टूडेंट, 14.9 इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास क्या ये पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को, क्या स्टूडेंट ये पॉसिबल है कि हम किसी भी क्वाइल को या लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ इस तरह से ओरिएंट करें, इस तरह से उसको कोई अरेंजमेंट उसकी करें कि उसमें टार्क पैदा ना हो। स्टूडेंट, ये वेरी सिंपल है कि हमारे पास टार्क का फार्मूला क्या होता है, न्याब कॉज अल्फा। तो इस न्याब कॉज अल्फा में अगर कॉज 0 होगा तो आपके पास वहाँ कॉज 0 1 आएगा, और वहाँ उस क्वाइल के ऊपर एक एक टार्क जो है वो उसमें प्रोड्यूस होगा, कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से। तो यहाँ स्टूडेंट एक बात आप माइंड में बिठा लें कि हम जब उस क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल प्लेस करते हैं तो उसमें एक टार्क पैदा होता है, और जब आप उसको परपेंडिकुलर रख देते हैं तो परपेंडिकुलर जब रखते हैं तो उस पर लगने वाली दोनों फोर्सेस एंटी पैरेलल हो जाती हैं, और वहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
उस कॉइल में कोई टार्क पैदा नहीं होता। जो आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर आप परपेंडिकुलर रखेंगे तो फिर cos 90 और cos 90 आपको वैल्यू क्या देता है, 0। तो इससे आपके पास कोई टार्क पैदा नहीं होगा। तो कौन सी आपने उसकी पोजीशन सिलेक्ट करनी है जब टार्क प्रोड्यूस ना करवाना हो, तो हम उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई टार्क वहां पे प्रोड्यूस नहीं होता। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ कैन अ करंट कैरिंग लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। स्टूडेंट वेरी सिंपल है ये कि जब आपके पास करंट कैरिंग लूप एंड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ टार्क, आप एक जो है वो लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और अगर वो लूप रोटेट करता है, अगर वो लूप क्या करता है, रोटेट करता है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट होती है, वो डिफ्लेक्शन फोर्स की वजह से रोटेट करता है, तो इसका मतलब ये है कि वहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और स्टूडेंट अगर आप करंट कैरिंग लूप जो है किसी पोजीशन पे रखते हैं और उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन की फोर्स एक्सर्ट नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि बाहर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, टाइम बहुत कम होता है, बातें तो दिल बहुत करता है कि आपसे हर एक पॉइंट शेयर किया जाए। आप इसके लिए आपको यही मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है वो लेक्चर्स आप लाजमी वॉच करें। तो उसमें एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया है। स्टूडेंट यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कब होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टूडेंट दो फील्ड होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है करंट के फ्लो करने की वजह से उस कंडक्टर का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस वक्त फोर्स एक्सर्ट होती है। तो यहाँ जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं तो डिफ्लेक्शन की फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी, जो इस बात की दलील है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे थे, वीडियो किसी वजह से कट हो गई। तो हाउ कैन यूज मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। स्टूडेंट हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हुए आइसोटोप्स को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। वेरी सिंपल स्टूडेंट, कि जब हम किसी भी आयंस को, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन करवाते हैं और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इन करवाते हैं, तो स्टूडेंट क्या होता है कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सर्ट होती है और वो उसको मजबूर करती है कि वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करे। स्टूडेंट जब वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो फिर क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, हमें पता है कि सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए उस चार्ज पार्टिकल को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, फोर्स नीडेड बाय अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। तो वो फोर्स प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फोर्स। अब जितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। हम इनको यहाँ पे इक्वल करके यहाँ से आर निकालेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस है। इसका मतलब ये है कि आपके पास आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट मैसेज, हमें स्टूडेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, क्या मतलब कि कितनी मिकदार में आइसोटोप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब मैस तो डिफरेंट होगा सबका, तमाम आइसोटोप्स का मैस डिफरेंट होगा और मैस डिफरेंट होने की वजह से उनके जो वहां पे सर्कुलर पाथ बनेंगे उनके रेडियाई डिफरेंट हो गए, जिसकी वजह से हम डिफरेंट आइसोटोप्स को क्या कर सकते हैं, वहां से सेपरेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब ये वही क्वेश्चन आ गया कि व्हाट वुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट करंट एक्टिंग ऑन द कॉइल इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। स्टूडेंट इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि हमारे पास टार्क जो प्रोड्यूस होता है जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, स्टूडेंट तो उस टार्क का फार्मूला क्या होता है, नियाब कॉज अल्फा। अब यहाँ पे एंगल अल्फा डिसाइड करेगा कि आपका टार्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। स्टूडेंट यहाँ पे जब आपके पास आप उस कॉइल को
प्लेस करेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो फिर उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगी, वहां पे कपल जनरेट होगा, cos 0 है तो वहां पे आपके पास एंगल जो है वो cos 0 पुट करने से आपको वैल्यू मिलेगी। ये नाप जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, ये आपके पास मैक्सिमम टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट कि अगर अब आप उस क्वाइल को परपेंडिकुलर रख देते हैं, तो ये पॉइंट मैं आपसे शेयर कर चुका हूं पहले भी, जब परपेंडिकुलर रखेंगे तो उस वक्त आपके पास क्या होगा, वहां पे एंगल 90 बनेगा। स्टूडेंट यहां पे एंगल 90 बनेगा, यहां पे मिस्टेक है, यहाँ 90 डिग्री होना है। तो जब एंगल 90 बनेगा तो cos 90 0 होगा और कोई टार्क जनरेट नहीं होगा उस क्वाइल में जब उसको परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट विद इट्स प्लेन पैरेलल टू फेसेस। स्टूडेंट यहां पे एक प्लेन की बात हुई है, वही प्लेन एरिया की बात हुई है कि जब आप फर्ज करें आपके पास फील्ड कुछ यूं है कि फील्ड इस लैपटॉप की स्क्रीन से आपके फेस की तरफ है। अब जब ऐसा कुछ हो है और आप जो है इसके कीबोर्ड के ऊपर एक शीट रख देते हैं, तो जो इसकी डायरेक्शन में एक शीट रख देते हैं जो पैरेलल होगी, तो जब वो पैरेलल आप रखेंगे, शीट पैरेलल इसके सामने रखेंगे, तो जब उसका आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वो आउटवर्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ हैं और नॉर्मल आउटवर्ड आपके इस कमरे की छत की तरफ है, तो एंगल जो है यहाँ पे 90 बनेगा। ये आप 90 के एंगल माइंड में रखें। अब कहते हैं व्हाट हैपेंड इफ डायरेक्ट करंट पुट थ्रू द कॉइल, व्हाट हैपेंड इफ अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इंस्टेड। स्टूडेंट जब वो कॉइल 90 के एंगल पे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ 90 के एंगल बना रही है और हमें पता है कि cos 90 क्या होता है, 0। और स्टूडेंट जब cos 90 0 होता है तो वहां कोई टार्क नहीं होगा, चाहे वहां डीसी ले हैं, एसी ले हैं या कोई सीसी ले हैं। इसका मतलब ये है कि वहां किसी किस्म का भी आप करंट यूज कर लें, जब वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उसको पैरेलल रखेंगे और वेक्टर एरिया उसका परपेंडिकुलर होगा बी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो कोई टार्क वहां पे जनरेट नहीं होने वाला। मैं कुछ लाइनें स्किप कर रहा हूं, मैं रीड नहीं कर रहा, आपको मैं चाहता हूं कंसेप्ट दिया जाए ना कि रीडिंग करवाई जाए, और रीडिंग छोटी क्लासेस में 6 के बच्चों को करवाते हैं। आपको कंसेप्ट की जरूरत है जो कि आपको रीडिंग पे लगाया गया है आपको। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, वाई रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो। अब एक पॉइंट आप कुछ पॉइंट यहाँ पे कॉपी लें और नोट कर लें कि एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। स्टूडेंट इसने करंट की वैल्यू को मेजर करना होता है और इसको सर्किट के अंदर, अब दो बातें यहाँ पे आप लिखें, आप कॉपी पे आप राइट करें कि एमीटर इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड इन पैरेलल, आप ये लिख लें, कंस्ट्रक्टेड इन पैरेलल एंड कनेक्टेड इन सीरीज। यहां पे 2 पॉइंट आप नोट करें, एमीटर इज कंस्ट्रक्टेड इन पैरेलल एंड कनेक्टेड इन सीरीज। कंस्ट्रक्टेड कैसे करते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। स्टूडेंट अब शंट रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, तो देखें हम जब पैरेलल लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के, हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेज होंगी, एक RG होगी, एक शंट रेजिस्टेंस होगी। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम पैरेलल सर्किट जो है वो पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंसेस लगाते हैं तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो उन तमाम रेजिस्टेंस में से जो सबसे छोटी होती है वो उससे भी छोटी होती है। आप अपने से कोई वैल्यू रखें, R1 आप 3 ले, R2 आप 6 ले और 1/R1 प्लस 1/R2 का फार्मूला लगा के वहां से इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो निकालें, तो वो आपकी छोटी रेजिस्टेंस जो है वो 3 है, वो उससे भी छोटी होगी। और यहाँ पे पॉइंट फिर क्या है कि जब हम शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, तो आपके पास ये जो कंबाइन जो आपके पास सर्किट बनता है इसको हम एमीटर बोलते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाती है। स्टूडेंट बहुत ही कम हो जाती है, और एक आइडियल एमीटर के लिए उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अब क्या होगा कि हमने एक एमीटर कंस्ट्रक्ट कर लिया, और कंस्ट्रक्ट कैसे किया, पैरेलल।
स्टूडेंट तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हम एमीटर को कंस्ट्रक्ट करेंगे पैरेलल में और कनेक्ट करेंगे सीरीज में। सीरीज में क्यों लगाएंगे कि हम चाहते हैं कि सारा का सारा करंट हमारे इसी एमीटर में से पास हो, इसलिए सीरीज में लगाएंगे। रेजिस्टेंस कम से कम रखेंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमारे एमीटर में से पास कर सके। तो इसलिए स्टूडेंट हम इस एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम रखते हैं और इसको सीरीज में लगाते हैं। दो क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे बन सकते हैं कि वाई रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो आपके सामने है, और वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो उसका भी मैंने आपको आंसर दे दिया। सीरीज में इसलिए लगाते हैं कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करंट क्या हो, बल्कि सारा का सारा करंट एमीटर में से पास कर सके, इसलिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और अगर स्टूडेंट करंट लार्ज होगा तो उससे क्या होगा, तो अगर रेजिस्टेंस लार्ज होगी तो उससे करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं और इसकी रेजिस्टेंस हमेशा कम से कम रखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब आपको मैंने एमीटर के पहले क्वेश्चन जो है वो एक पॉइंट नोट करवाया है कि एमीटर इज कंस्ट्रक्टेड इन पैरेलल एंड कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहाँ वोल्ट मीटर पे आ जाए। स्टूडेंट वोल्ट मीटर के लिए आप लिखें कंस्ट्रक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये आपस में क्या हो गए, डिफर कर गए। अब कंस्ट्रक्टेड इन सीरीज का क्या मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक हाई रेजिस्टेंस लेके गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा देते हैं। स्टूडेंट अब जैसा कि आपको पता है जब हम सीरीज में लगाते हैं तो वो उन दोनों रेजिस्टेंस का सम होती है, इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट जो आप हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे वो उससे भी ज्यादा होगी। जैसे मैंने वहां पे एक पॉइंट बोला कि पैरेलल के केस में जब आप लो रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट उस शंट से भी कम होती है, और यहां जो आप सीरीज में लगा रहे हैं इक्विवेलेंट इसकी हाई रेजिस्टेंस से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहां पे चूंकि वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। स्टूडेंट पहली बात कि इट इज कंस्ट्रक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। जिस भी डिवाइस, स्टूडेंट आपके पास एक बल्ब है तो उस बल्ब की जो दो आपके पास जो तारें आ रही हैं, जो दो वायर्स हैं जिनके साथ आप बल्ब को कनेक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ से एक नेगेटिव पोटेंशियल, तो हम उन दोनों पे इसको क्या कर सकते हैं, इसकी जो जॉकी होते हैं, इसकी जो दो पिन्स होती हैं वहां पे हम दोनों वायर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जब आप वैसे कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस इसकी वेरी हाई होती है ताकि इसमें से कोई करंट जो है वो पास ना कर सके, कोई भी करंट इसमें से पास, सम अमाउंट भी, वेरी लेस अमाउंट भी इसमें से पास ना कर सके। और पैरेलल में इसमें लगाते हैं कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को इसकी मदद से मेजर करते हैं, और हम चाहते ये हैं कि इसमें से करंट पास ना करे। स्टूडेंट यहाँ पे लेकिन फिर भी कुछ करंट पास कर जाता है। तो इसका हमने एक टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियोमीटर का, वहां पे हमने बात की थी कि हमारे पास तीन पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेज हैं, वोल्ट मीटर, CRO और एवोमीटर। इन तीनों पे प्रेफर करते हैं किसको, पोटेंशियोमीटर को। रीजन इज दैट कि पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम दी सर्किट, लेकिन ये फिर भी कुछ ना कुछ जो वोल्ट मीटर करंट को ड्रा करता है। अब मैंने वहां एमीटर के केस में आपको आइडियल कंडीशन बताई थी कि रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो, और यहां आपको आइडियल कंडीशन बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस मस्ट बी इनफाइनाइट। तो ये तीन पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि आपके पास एमीटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं पैरेलल में, कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और उसमें जो आइडियल कंडीशन है कि रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया वहां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेजिस्टेंस लो क्यों है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर की बात, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन सीरीज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसकी आइडियल कंडीशन कि रेजिस्टेंस मस्ट बी इनफाइनाइट, और आपके पास ये पूछा हुआ है कि हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, क्योंकि करंट ड्रा ना हो। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल
वे। स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने प्रेजेंट किया है 2 वीडियोस बना के, ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं फिजिक्स का अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, तो इसमें क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट क्लियरली पता हो और आप रट्टे से जान छुड़वा के कंसेप्ट की दुनिया में आए, आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को गौर से सुनते हैं और आप इन बातों को माइंड में लेके एक डीपली इंटरेस्टेड स्टडी जो है आप स्टार्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।